स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के दौरे पर आई हुई हैं 4 दिन के लिए और अलग अलग लोगों से मुलाकात हो रही है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है ट्रेड को लेकर। बहुत कुछ है। इनफैक्ट यहां पर आप ये खबर देख सकते हो, गौतम अडानी टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एनर्जी स्टार्व्ड बांग्लादेश। एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट किया जाएगा और 7 MOU साइन किए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, दोनों देश के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। इसको लेकर जो बातचीत है, फॉर्मल बातचीत है, सीपा जिसको कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वो यहां पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि इसको लेकर नेगोशिएशंस होगा और बहुत ही जल्द इसको साइन भी कर लेंगे। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे दोस्तों, यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जिसके अंदर अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस का पूरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, तो स्टडी IQ आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स मिलते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, और सिर्फ 19,000 में ये कोर्स मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या दिया जाता है। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको मिलेगी, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं। और साथ ही साथ यहां पर आपको एक मेंटर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, गौतम अडानी, जैसा कि आपको पता होगा, ये विश्व के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और काफी बड़ा कारोबार अब भारत में और कई जगह देशों में आपको देखने को मिलेगा। इनके द्वारा जो गौतम अडानी की कंपनी है, वो यहां पर थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से, जो थर्मल पावर प्लांट है आपको पता है कोयले से चलता है, कोल फायर्ड प्लांट होता है, ये बेसिकली झारखंड स्टेट में, मैं अभी आपको मैप वगैरह में सब कुछ दिखाता हूं, वहां से बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई की जाएगी। ये आप देख सकते हो, गौतम अडानी ने खुद इसके बारे में ट्वीट करके बोला। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट इज एन ऑनर टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और साथ ही साथ उनका यह कहना था कि वी आर कमिटेड टू कमिशनिंग आवर 1600 मेगावाट, जिसको आप 1.6 गीगावाट भी कह सकते हैं, गोडा पावर प्रोजेक्ट। मैं अभी आपको दिखाता हूं गोडा पावर प्रोजेक्ट। ये आपको मिलेगा झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ये झारखंड स्टेट आप देख रहे हो, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, बांग्ला जो कोलकाता है, जो वेस्ट बंगाल है, उसके पास ही है ये, लेकिन ये झारखंड के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। वहां से इसको बेसिकली जो बांग्लादेश है, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर सप्लाई किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा झारखंड के अंदर इस पावर प्लांट से, और वहां से लेकर बांग्लादेश में एक ट्रांसमिशन लाइन चाहिए ताकि आप उसको सप्लाई कर सको। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी अडानी बनाने वाले हैं। ये आप देख सकते हो कि यहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है स्पेशली डेडिकेटेड फॉर दिस एक्सपोर्ट, वो हम दिसंबर 16 से इसी साल स्टार्ट कर देंगे। तो इसी साल के एंड से आप कह सकते हो कि जो पावर की सप्लाई है बांग्लादेश के अंदर भारत से, वो होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट हैं, ये एक प्रकार से अंडरस्कोर करता है कि किस प्रकार से भारत भी डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। अडानी का अगर आप देखोगे तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, पोर्ट से लेकर एनर्जी तक, हर जगह इसका बड़ा एम्पायर देखने को मिलेगा। और श्रीलंका के अंदर भी यहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्या उनको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर आप देखोगे वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन रेट 97% है। इलेक्ट्रिफिकेशन का रेट का मतलब होता है कि कितने जगह तक बिजली पहुंच सकी है। कहने का मतलब भारत में भी आपने देखा होगा, आखिरी तक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां तक बिजली पहुंचाई गई थी, उसके लिए जो तार बिछाने हैं, सब कुछ करना है। तो 97% लगभग आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब लगभग कि सभी देश के लोगों के लिए बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की सुविधा लगाई जा चुकी है। और साथ ही साथ वहां पर जो पीक डिमांड होता है बांग्लादेश में लगभग 15,000 मेगावाट का, उसके मुकाबले पावर जनरेशन की अगर आप कैपेसिटी देखोगे बांग्लादेश के पास, तो उनके पास लगभग 25,700 मेगावाट है। तो उसके बावजूद भी यहां पर बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी की क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखो, इस साल जून के महीने के आसपास आप देखिए तो बांग्लादेश में काफी ज्यादा पावर आउटेजेस देखने को मिला था, और सरकार कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से जो
पावर के रेट हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट हैं, वो कम किया जाए। इसका कारण मेनली यह है क्योंकि बांग्लादेश रिलायंट है फॉरेन देशों के ऊपर। फॉरेन देशों के ऊपर किस चीज में? जो फॉसल फ्यूल होता है, फॉसल फ्यूल के माध्यम से बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट 60% पावर जनरेशन बांग्लादेश में जो होता है वो नेचुरल गैस के माध्यम से होता है। 2016 में यहां पर बांग्लादेश ने मास्टर प्लान बनाया था कि जो कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको 35% तक ले जाएंगे 2041 तक। लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न और फंडिंग की वजह से इसको अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है। और बाकी बांग्लादेश के पास रिन्यूएबल कैपेसिटी उतनी नहीं है कि करंट में वो सभी डिमांड को मीट कर सके। और साथ ही साथ 2041 का एम है बांग्लादेश का कि वो पावर जनरेशन कैपेसिटी को डबल करना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना चाहता है, चाहे टेक्सटाइल हो और भी कुछ चीज़ों में बांग्लादेश आगे बढ़ना चाह रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन करो, क्योंकि पहले ये एक ही देश हुआ करते थे, 1971 में लिबरेट हुआ था, लेकिन बांग्लादेश ने जिस प्रकार से अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया है, काफ़ी काबिले तारीफ है। और इसी की वजह से उनको यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ रही है और भारत यहां पर वो सप्लाई करने के लिए रेडी है। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जिस पावर प्लांट से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर, मैंने आपको बताया ये पावर प्लांट का नाम है गोदा पावर प्लांट, ठीक है, जो कि झारखंड के अंदर है। इसको लेकर कई कंसर्न्स भी हैं, मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं। जो देखो, झारखंड के अंदर आपको पता है काफी सारे माइंस हैं, कोयले के माइंस हैं, लेकिन ये वाले प्लांट पर जो कोयला इस्तेमाल किया जाएगा वो झारखंड का कोयला इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो कोयला बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, कई जगह से आते हुए देखने को मिलेगा। और इसके लिए कई सारे जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सवाल रेस किए हैं कि आखिरकार, जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे यहाँ पर, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेट है ये नाम है क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड में यहाँ पर एक माइन है जिसका नाम है करमाइकल माइन। वहां पर से अडानी जो है वो कोयला निकाल रहे हैं और इसको काफी दूर तक शिप के माध्यम से भारत के अंदर उड़ीसा में धर्मा पोर्ट पर भेजा जाएगा और फिर धर्मा पोर्ट से ये गोदा तक जाएगा, गोदा पावर प्लांट तक, और फिर फाइनली इसको बांग्लादेश में सप्लाई किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और इसी को लेकर यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि देखिए कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है, एनवायरमेंटल को नुकसान हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इसका कंसर्न है जो कि एक्टिविस्ट उठा रहे थे। खैर जो भी है वो एक अलग मामला है, लेकिन यहां पर अगर हम फर्दर बात करें, बांग्लादेश और भारत के बीच में 7 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया गया है, वाटर से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, स्पेस, साइंस। मैं एक एक करके आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहला वाटर शेयरिंग पैक्ट। देखो, एक तो तीस्ता वाला मामला है वो एक पूरा अलग है, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहां पर एक और मामला था दैट इज रिलेटेड टू कुशियारा रिवर। कुशियारा रिवर का अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, ये अगर आप देखोगे, ये बांग्लादेश का जो मैप है, ये तो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है जैसा कि आप देख रहे होगे, ये वाला गंगा रिवर इधर से आ रही है, राइट। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं नॉर्थ ईस्ट सन साइड में, ये अगर आप देखो तो ये कुशियारा रिवर है। कुशियारा रिवर बेसिकली क्या है ना, आपने बराक रिवर के बारे में सुना होगा। बराक रिवर 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, उसमें से एक ब्रांच है ये कुशियारा रिवर। तो कुशियारा बेसिकली आपको असम और फिर बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तो इसको लेकर जो वाटर एग्रीमेंट है दोनों देश के बीच में, वो यहां पर फाइनल बायलैटरल एग्रीमेंट हो चुका है। तो एक ये एग्रीमेंट हुआ। दूसरा यहां पर जो एग्रीमेंट हुआ है वो है साइंटिफिक कोऑपरेशन को लेकर। भारत में आपको पता है CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और बांग्लादेश के अंदर वहां का भी CSIR है। दोनों के बीच में यहां पर एग्रीमेंट हुआ है कि साइंटिफिक कोऑपरेशन हम करेंगे, इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जुडिशियरी से रिलेटेड मामला है। भोपाल के अंदर भारत में यहां पर एक अकेडमी है जिसका नाम है नेशनल जुडिशियल अकेडमी, और बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों के बीच में यहां पर एग्रीमेंट हुआ है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट किया जाए, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो सारी चीजें किया जाए। फिर चौथा एग्रीमेंट हुआ है रेलवे से रिलेटेड। बेसिकली इंडियन रेलवे और बांग्लादेश की जो रेलवे है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो पर्सनल होते हैं बांग्लादेश रेलवेज के, उनको भारतीय रेलवे ट्रेन करेगा। जो इंडियन रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर ट्रेनिंग देगा बांग्लादेश के पर्सनल को। फिर जो पांचवा है आपका जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज रिलेटेड टू IT। तो यहाँ पर दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे एक साथ IT सॉल्यूशंस निकालने में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, भारत काफी ज्यादा आगे है इसके अंदर। फिर छठा जो हुआ है वो हुआ है आपका टेलीविजन सेक्टर के अंदर, दैट इज बांग्लादेश टेलीविजन और प्रसार भारती, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ताकि इसके अंदर फर्दर कोऑपरेशन। और जो आखिरी 7वां है वो हुआ है बेसिकली स्पेस से रिलेटेड। भारत के अंदर आपको पता है स्पेस में काफ़ी तेज़ी से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो कोलैबोरेट करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में और साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन में दोनों देश यहाँ पर सहयोग करेंगे और भारत काफ़ी सारी चीज़ें
बांग्लादेश को प्रोवाइड करेगा। तो ये 7 एग्रीमेंट है दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि एक और जो मामला सामने आया वो है आपका क्रॉस बॉर्डर क्राइम का। आपको पता ही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर कोई भी चीजें जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के माध्यम से की जाती हैं, एनिमल जो एग्जॉटिक स्पीसीज होते हैं वो होता है, तो उसको कैसे रोका जाए, यहां पर इसको लेकर भी दोनों देश के बीच में, यहां पर दोनों प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुआ है। अब मैं आता हूं यहां पर दोनों देश के ट्रेड को लेकर। अगर आप देखोगे दोनों देश के बीच में जो ट्रेड है वो कोविड के बावजूद भी तेजी से फ्लरिश होता रहा है। 2021-22 में अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो भारत के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये जो पूरे एरिया ये किस में आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं। तो यहां पर बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। और पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हम यहां पर बांग्लादेश के अंदर करते हैं। आप देख सकते हो 2020-21 में जो एक्सपोर्ट था बांग्लादेश को वो हमने किया था $9 बिलियन के आसपास। लेकिन अगले साल ही 2021-22 में 66% ये इंक्रीज हो गया और ये हो गया है $16 बिलियन हम बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखोगे, बांग्लादेश जिन देशों को यहां पर ट्रेड करता है जिन देशों के साथ, तो भारत इसमें 2nd नंबर पर है। और एशिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश ये भारत को ही करता है। तो दोनों देश अगर आप देखिए तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बांग्लादेश के लिए, उसकी ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। अगर हम देखें तो भारत एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को लगभग $16 बिलियन के गुड्स, ठीक है, और बांग्लादेश कितना करता है भारत को, सिर्फ $2 बिलियन के आसपास। तो इसकी वजह से यहां पर $14 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है जो कि बांग्लादेश चाहता है कि इसको सुधारा जाए, ठीक है। भारत क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, कॉटन हो गया, नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। हम इंपोर्ट क्या कराते हैं, प्योर वेजिटेबल ऑयल, टेक्सटाइल स्क्रैप, ये सारी चीजें हम बांग्लादेश से इंपोर्ट कराते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्रेड गैप को, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए यहां पर अब दोनों देश सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो इंडिया टू स्टार्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप टॉक्स विद बांग्लादेश। यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने कल खुद ही बताया ट्यूसडे को कि दोनों देश सीपा को लेकर यहां पर अब नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों देश अगर आप देखो तो कोविड पैंडेमिक में जो लेसन्स हमें मिला है ग्लोबल डेवलपमेंट को देखते हुए, सप्लाई चेन को देखते हुए, जरूरी हो गया है कि दोनों देश आपस में जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसको बेटर कर सकें। अब सीपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट है। वैसे तो 2018 से ही इसको लेकर बातचीत चल रही थी दोनों देश के बीच में, लेकिन वो इनफॉर्मल टॉक था। अब से यहां पर क्या होगा, फॉर्मल टॉक होगा और कुछ महीनों के बाद या फिर 1 साल 2 साल के बाद दोनों देश इसको लेकर फाइनली ट्रेड एग्रीमेंट कर सकेंगे। देखना होगा कब तक होता है। लेकिन ये जो सीपा है, बेसिकली इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, सबसे पहला था चाइनीज इन्वेस्टमेंट। चाइना ने इन्वेस्टमेंट यहां पर बांग्लादेश में स्टार्ट कर दिया। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारत को लगा कि अब भाई हमें भी करना चाहिए, राइट। तो ये तो आपका ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है कोविड पैंडेमिक के दौरान, इससे हमें रियलाइज हुआ, दोनों देशों को रियलाइज हुआ कि हमें यहां पर एग्रीमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो सीपा जो होगा वो बेसिकली फोकस करेगा गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, किस तरह से दोनों देश आपस में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार से दोनों देश के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहां पर हमारे पड़ोसी देश को एक प्रकार से सॉफ्ट पावर के तौर पर हम अपने पास रख सकते हैं, राइट। चाइना का बहुत ज्यादा दबदबा ना हो, ये भी हमें कंसर्न है। लेकिन बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहां पर बांग्लादेश कम करना चाहेगा और ज्यादा से ज्यादा गुड्स को वो भारत और एक्सपोर्ट करना चाहेगा, ताकि यहां पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बांग्लादेश का वो कम हो सके। खैर ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के दौरे पर आई तो जो इंटरव्यूज वगैरह उन्होंने दिए, जो बातचीत की, उसमें इन्होंने एक चीज डेफिनेटली बोला, वो है तीस्ता वाटर सेटलमेंट को लेकर। देखो यहां पर अगर आप देखोगे जो तीस्ता वाटर है, तीस्ता रिवर बेसिकली सिक्किम से स्टार्ट होते हुए आपका बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल है इसका एक बड़ा हिस्सा कवर करती है। वेस्ट बंगाल में आपको पता ही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसी के पास ये तीस्ता रिवर है और फाइनली ये आपका बांग्लादेश एंटर करके आगे चलकर ब्रह्मपुत्रा रिवर में मर्ज हो जाती है। लेकिन ये जो पैच कवर करती है तीस्ता रिवर, यहां के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तीस्ता रिवर के साथ प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली क्या है कि यहां पर जो पानी है वो आपका रुकता नहीं है। पानी या तो आया तो बहुत ज्यादा आ गया पानी, राइट। पानी बहुत ज्यादा आने से यहाँ पर बाढ़ जैसे सिचुएशन हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। और पानी या तो एकदम नहीं रहता है, सूखा पड़ जाता है, तो वैसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर
कितना डैम बनाया जाए, क्या किया जाए, आखिरकार किस देश के पास कितना पानी होना चाहिए, इसको लेकर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। 2011 में आप कह सकते हो लगभग ये एग्रीमेंट होने वाला था, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके बीच में और बांग्लादेश दोनों के बीच में हो रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से गुजर रहा है, उनका भी एग्रीमेंट होना जरूरी है, तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यहां पर मना कर दिया। फिर फाइनली 2015 में भी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तो ममता बनर्जी जी को भी साथ लेकर गए थे और एक तरह से अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी कि देखिए यहाँ पर ये तीस्ता वाटर एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो पाया और अभी तक ये चीज़ें अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं। खैर देखना होगा ये सब कुछ कब होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था आपको यहाँ पर जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो मुझे जम्पुई हिल, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं, जम्पुई हिल ये कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, भारत के कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।